हाँ, तो 10th क्लास देखो बेटा, आपका चौथा पार्ट कल पूरा हो गया था। ठीक है, हमने कल इसके प्रश्न उत्तर कर लिए थे। तो आज हम कृपाराम खेड़िया 5वां पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि राजियारा सोरठा इन्होंने लिखे हैं। ठीक है बेटा, पहले इनका परिचय देख लेते हैं कि राजिया कौन था। राजिया इनका सेवक था। ठीक है, उनको संबोधित करते हुए इन्होंने ये सोरठे लिखे हैं। ठीक है, तो राजिया जो इनका सेवक था वो क्या रहता था, उदास रहता था। ठीक है बेटा, तो कृपाराम ने क्या बोला था उनसे, क्यों उदास रहता था, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला था कि मेरे मरने के बाद ही सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो जब कृपाराम ने क्या बोला था अपने सेवक से कि मैं अपने सोठों के माध्यम से तुम अपनी इतना प्रसिद्धि तुम्हें दिलवा दूंगा, इतनी पहचान तुम्हें दिलवा दूंगा कि तुम्हें हमेशा दुनिया याद रखेगी। ठीक है बेटा, तो राजस्थानी जो साहित्य है उसमें जो विशिष्ट काव्य माना जाता है कृपाराम खेड़िया का, ठीक है, उसका जो विशिष्ट काव्य माना जाता है, और लोक समाज में भी उनके सोरठे क्या हैं, विशेष प्रसिद्ध है। ठीक है बेटा, तो सोरठों के माध्यम से इन्होंने क्या बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से हिम्मत और पराक्रम के बल पर ही व्यक्ति को सम्मान मिलता है और अच्छी संगति में रहने पर ही उसे लाभ प्राप्त होता है, और किस तरह से एक व्यक्ति को आपदा आने से पूर्व ही उसके निवारण का उपाय सोच लेना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या इन्होंने बताया है। पहले हम इनका परिचय देखते हैं कृपाराम जी का। ठीक है बेटा, तो देखिए कवि कृपाराम खेड़िया, कवि कृपाराम थे वो खेड़िया शाखा के क्या थे, चारण थे। इनके पिता का नाम जगराम जी था, जो खराड़ी गांव, जो कि कौन से ज़िले में पड़ता है, पाली ज़िले में पड़ता है। ठीक है बेटा, पाली ज़िले में यानी खराड़ी गांव के ये क्या थे, निवासी थे। सीकर नरेश देवी सिंह और उनके पुत्र राव राजा लक्ष्मण सिंह ने इनके कवि प्रतिभा और विद्वता से प्रभावित हो इन्हें क्रमशः महाराजपुरा एवं लक्ष्मणपुरा गांव जागीर प्रदान की थी। यानी कौन से गांव की जागीर प्रदान की थी इनको, सीकर नरेश देवी सिंह ने और उनके पुत्र राव लक्ष्मण सिंह ने। ठीक है, कौन सी की थी, महाराजपुर और लक्ष्मणपुरा गांव की जागीर इन्हें प्रदान की थी। ठीक है बेटा, कृपाराम खेड़िया का रचना काल संवत 1864 के आसपास माना जाता है। इनकी रचनाओं में राजियारा सोरठा काव्य, चालकनेसी नाटक, एक अलंकार ग्रंथ के नाम गिनाए जाते हैं। इनमें से राजियारा सोरठा ही वर्तमान में उपलब्ध है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, अब देखिए राजिया कौन था, किस तरह से इन्होंने राजियारा सोरठे ग्रंथ लिखा। ठीक है, तो देखिए राजियारा सोरठा ग्रंथ कवि ने अपने सेवक राजा राम यानी राजिया को संबोधित करके लिखा है। ठीक है बेटा, अपने सोरठे किसको संबोधित करके लिखा है इन्होंने, अपने सेवक था। ठीक है, अपने सेवक राजा राम को इन्होंने संबोधित करके राजियारा सोरठा ग्रंथ की रचना की है। राजा राम यानी राजिया कवि का क्या था, विश्वास पात्र और सेवाभावी सेवक था। ठीक है बेटा, राजा राम निसंतान था, उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो क्या रहता था, उदास रहता था। मरणोपरांत कोई उसका नाम लेने वाला भी, ठीक है बेटा, नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा। ठीक है, क्यों उदास रहता था वो, कि मेरे मरने के बाद कोई भी मेरा नाम लेने वाला भी नहीं रहेगा। तब कवि ने उसे क्या विश्वास दिलाया, उसे आश्वस्त किया कि वह अपनी कविता के द्वारा उसे अमर बना देंगे और सारी दुनिया उसका नाम याद रखेगी। तब कवि ने राजिया को संबोधित कर नीति के सोरठे रचने शुरू किए और इसमें लगभग 140 सोरठे मिलते हैं। ठीक है बेटा, जो राजियारा सोरठा ग्रंथ है जिसको कवि ने राजिया यानी अपने सेवक को संबोधित करके लिखे थे, तो उसमें कुल कितने सोरठे मिलते हैं, 140। ठीक है बेटा, तो देखिए आगे, राजियारा सोरठा राजस्थानी भाषा में संबोधन नीति काव्य की कौन सी रचना मानी जाती है, प्रथम रचना मानी जाती है। इसमें डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, राजियारा सोरठा में कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है, डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। सोरठा ये छंद है। ठीक है, वर्ण सगाई मुख्य अलंकार है। इसकी सहजता, सरलता, सरसता, प्रसाद गुण युक्तता के कारण राजियारा सोरठा लोक समाज में प्रसिद्ध हैं। ठीक है बेटा, तो अब देखिए पाठ परिचय देखिए कि इन्होंने अपने सोरठों में किस किस के बारे में वर्णन किया है, किसके महत्व को इन्होंने बताया है। ठीक है बेटा, तो देखिए संकलित अंश में कवि ने हिम्मत और पराक्रम के महत्व को बताया है।
ठीक है बेटा, किसके महत्व को बताया है? हिम्मत और पराक्रम के महत्व को बताया है कि हिम्मत और पराक्रम के आधार पर ही एक व्यक्ति सम्मान से जीवन व्यतीत कर सकता है। ठीक है, और सत्संगति यानी अच्छी संगति का भी उन्होंने लाभ बताया है। आपदा से पूर्व प्रबंध के महत्व को इन्होंने स्पष्ट किया है। आपदा से पूर्व प्रबंध का मतलब यहाँ किससे लिया गया है कि जब भी कोई समस्या आती है, उस समस्या से आने से पहले ही व्यक्ति को उसके निवारण के बारे में सोच लेना चाहिए। ठीक है बेटा, आगे देखिए, इनमें मानव जीवन में वाणी को महत्वपूर्ण बताते हुए सोच समझकर एवं मधुर वचन बोलने का भी इन्होंने उपदेश दिया है। ठीक है, यानी मनुष्य को इन्होंने किसके बारे में सीख दी है कि जब भी मनुष्य बोलता है तो उसे सोच समझ करके बोलना चाहिए। ऐसे वचन नहीं बोलने चाहिए कि जिससे कि दूसरे लोगों दुखी हों। ठीक है बेटा, कवि के अनुसार एक आदर्श समाज में किसकी पूजा होनी चाहिए? गुणों की पूजा होनी चाहिए। और जहाँ गुण अवगुणों का यानी पहचान नहीं की जाती है तो ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए। ठीक है बेटा, इन सोठों में कवि की विद्वता, बहुज्ञता और अनुभव की व्यापकता प्रकट होती है। ठीक है बेटा, अब इसका अर्थ देखिए सोठों का कि क्या इन्होंने अर्थ बताया है, किस तरह से इन्होंने महत्व को बताया है। ठीक है, तो अब देखिए, गुण अवगुण जिण गांव सुने न कोई सांभले, उण नगरी विच नाव रोही आची राजिया। अब देखिए बेटा, इसमें गुण और अवगुण, गुण अवगुण हो गया। ठीक है, सुने न कोई सांभले, उण नगरी विच नाव रोही आची राजिया। अब देखिए बेटा, इसमें उनका मतलब तो किससे लिया गया? उस नगरी या उस स्थान या उस नगर से लिया गया है। ठीक है, और रोही का अर्थ यहाँ लिया गया है निर्जन वन से। निर्जन वन क्या होता है? जहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं रहते हैं। ठीक है, और आछी का अर्थ किससे लिया गया? अच्छी से लिया गया है। ठीक है, आछी का अर्थ किससे लिया गया? अच्छी से लिया गया है। ठीक है बेटा, तो जो कवि कृपाराम है वो क्या कह रहे हैं अपने सेवक को संबोधित करके हुए? अपने सेवक कौन है? राजिया। ठीक है, तो जो कवि कृपाराम हैं वो अपने सेवक को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, गुण अवगुण जिण गांव सुने न कोई सांभले। वो कह रहे हैं कि हे राजिया, जिस स्थान पर गुण और अवगुणों की को नहीं सुना जाता है, जिस स्थान पर गुण और अवगुणों की पहचान नहीं की जाती है, ठीक है, गुण अवगुणों के अनुसार उसके साथ आचरण नहीं किया जाता है, उन नगरी विच नाव रोही आछी राजिया। तो ऐसे स्थान या ऐसे नगर में रहने से अच्छा निर्जन वन में रहना ही अच्छा है। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कवि कृपाराम क्या कहना चाह रहे हैं राजिया से कि जिस नगर में या जिस गांव में गुण अवगुणों की पहचान नहीं की जाती है और व्यक्ति के गुण और अवगुणों को नहीं सुना जाता है, गुण अवगुणों के अनुसार उसके साथ आचरण नहीं किया जाता है, तो ऐसे स्थान या ऐसे नगर में रहने से अच्छा निर्जन वन में ही व्यक्ति को रहना चाहिए। ठीक है, अर्थात क्या कहना चाहते हैं कि जहाँ पर भी लोगों के साथ कौन से लोगों के साथ रहना उचित है? जहाँ पर गुण और अवगुणों की पहचान की जाती है। ठीक है बेटा, जहाँ पर गुण और अवगुणों की पहचान की जाती है ऐसे स्थान पर कवि के अनुसार रहना अच्छा है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए इसका। गुण अवगुण जिण गांव सुने न कोई सांभले। कवि कृपाराम अपने सेवक को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे राजिया, जिस स्थान या जिस गांव में गुण अवगुणों को नहीं सुना जाता है, गुण और अवगुणों की समझ जहाँ पर नहीं होती है, गुण अवगुणों के अनुसार जिसमें आचरण नहीं किया जाता है, उन नगरी विच गांव रोही आछी राजिया। ऐसे स्थान या ऐसे नगर में रहने से अच्छा तो निर्जन वन में रहना ही अच्छा है। अर्थात व्यक्ति को वहीं रहना चाहिए जहाँ पर गुण और अवगुणों में अंतर किया जाता है। ठीक है बेटा, तो अब इसमें कौन से छंद का प्रयोग किया गया है? सोरठा छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, और कवि ने इसमें क्या बताया है? कवि ने इसमें बताया है कि ऐसे स्थान पर रहना चाहिए जहाँ पर गुण और अवगुणों में अंतर किया जाता है। ठीक है बेटा, और किसके बारे में इसमें बताया है कवि ने कि इसमें किसके मतलब सत्संगति को इसमें महत्व दिया है। ठीक है बेटा, तो आगे देखिए, कारज सरे न कोई बल पराक्रम हिम्मत बिना हल कार्या की होई रंगा स्याला राजिया।
यानी इसमें क्या बताया है कि कार सरे न कोई बल पराक्रम हिम्मत बिना हलकार या की हुई रंगा स्याला राजिया। अब देखिए बेटा, कारज का अर्थ तो यहाँ कार्य से लिया गया है, ठीक है। कारज का अर्थ यहाँ किससे लिया गया है? कार्य से लिया गया है। बल से बल मतलब लिया गया है। बल का अर्थ क्या होता है? बल होता है। पराक्रम का अर्थ क्या होता है? पराक्रम होता है, ठीक है। और हिम्मत का अर्थ क्या होता है? हिम्मत होती है, ठीक है। तो देखिए, हलकारिया की हुई, हलकारिया का मतलब क्या होता है? ललकारने से लिया गया है, ठीक है। हलकारने का अर्थ यहाँ पे किससे लिया गया है? हलकारना का अर्थ यहाँ पे ललकारने से लिया गया है, ठीक है बेटा। हलकारिया का अर्थ यहाँ पे किससे लिया गया है? ललकारने से लिया गया है। तो देखिए, इसमें कवि क्या कह रहे हैं कि कारज सरे न कोई बल पराक्रम हिम्मत बिना। कवि अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे राजिया, बल पराक्रम और हिम्मत के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है, अर्थात कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है, ठीक है बेटा। क्या कह रहे हैं कि बल पराक्रम और हिम्मत के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है। बल पराक्रम हिम्मत के बिना हमें किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती है। हलकारिया की हुई रंगा स्याला राजिया कि रंगे सियारों को ललकारने से क्या लाभ, अर्थात बलहीन कायरों में कार्य करने की शक्ति नहीं होती है। क्या कह रहे हैं कि रंगे सियारों को ललकारने से, रंगे सियार से मतलब यहाँ किससे लिया गया है? कायर लोगों से लिया गया है, ठीक है। बलहीन लोगों से लिया गया है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि रंगे सियारों को ललकारने से क्या लाभ, अर्थात जो हिम्मतहीन है, जो कायर हैं, उनमें कार्य करने की शक्ति नहीं होती है, ठीक है बेटा। तो क्या इसमें कवि ने बताया है? तो एक बार इसका फिर से देख लीजिए दोनों का, कि गुण अवगुण जिण गाँव सुने न कोई साम ले, उन नगरी विच नाव रोही आछी राजिया। इसमें राजिया अपने सेवक को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे राजिया, जिस स्थान या जिस नगर में गुण और अवगुणों की पहचान नहीं की जाती है, जिस व्यक्ति के गुण और अवगुणों को नहीं देखा जाता है, ठीक है, उन नगरी विच गाँव रोही आछी राजिया, ऐसे स्थान पर रहने की अपेक्षा निर्जन वन में ही रहना अच्छा है। अर्थात जहाँ पर व्यक्ति के गुण अवगुणों को देख करके उसके अनुसार आचरण किया जाता है, वहीं पर रहना उचित है, ठीक है। कारा सरे ने कोई बल पराक्रम हिम्मत बिना, इसमें कवि कह रहे हैं कि हे राजिया, बल पराक्रम और हिम्मत के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है, अर्थात बल पराक्रम और हिम्मत के बल पर ही हमें किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त होती है। हलकारिया की हुई रंगा स्याला राजिया, कवि इसमें कह रहे हैं कि रंगे सियारों को ललकारने से क्या लाभ, अर्थात जो कायर हैं, कायरों में कार्य करने की शक्ति नहीं होती है, ठीक है। तो देखिए बेटा, आज दोनों पदों का हमने अनुवाद कर लिया है, आगे हम कल पढ़ेंगे।